हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ललित, विकास, अभिषेक, राजू, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रवीण, पिंकी, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, आगे बढ़ाते हैं। देखती हूँ आज कंजंक्शन खत्म करती हूँ, आज नहीं होगा तो फिर कल होगा। एक शीट डाल दूंगी मैं। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना, ठीक है। राधे राधे पारुल, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने यहां तक किया था ना, नो अदर के साथ, नो अदर के साथ बट नहीं लगाना है, नो अदर के साथ दैन लगाना है, और रादर के साथ भी और नहीं लगाना है, दान लगाना है, दान दान। एल्स और नथिंग एल्स के साथ बट लगता है, ठीक है, बट लगता है। यहां तक हमने किया था। ऑल गुड ऑल गुड। चलिए सब चीज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मैं आपको कैसे याद करना है उसका एक टेक्निक बता देती हूँ, तो आपको दिमाग में रहेगा। जैसे जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत तो आपने स्कूल लेवल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा होगा ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? डैट। जैसे मैंने लिखा, ही सेड आई एम बिजी। ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? कोई भी वाक्य अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसको ओपन इन्वर्टेड बोलते हैं और इसको क्लोज इन्वर्टेड बोलते हैं। तो कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। डायरेक्ट स्पीच मतलब स्पीकर अपने शब्दों में बोल रहा है, और स्पीकर की बातों को आप अपने शब्दों में बोल रहे हो, इसका मतलब है वो इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कॉमा हटता है तो कंजंक्शन लगता है, और कंजंक्शन हटता है तो कॉमा लगता है। अब मैं इस कॉमा को हटा रही हूँ और इसके जगह लिखा मैंने दैट ही सेड दैट ही वाज बिजी। अब आप इस पे ध्यान मत देना कि मैम ये जो आई है ही में कैसे बदला, ये जो एम है वॉज में कैसे बदला। ये हम करेंगे जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी कंजंक्शन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन का यूज होता है। बट कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। जैसे कोई भी WH वर्ड वाला सेंटेंस आ गया। WH में क्या? वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, वॉट, ऐसा टाइप वाला सेंटेंस आ गया ना, उसमें दैट कंजंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बता रही हूँ। जैसे लिखा मैंने, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। ये तो WH से स्टार्ट नहीं हो रहा था ना, तो यहाँ तो दैट कंजंक्शन होगा। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। इसको लिखो मत, इसको बस मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि आपको ये याद रहे। तो ही सेड बदल जाता है आस्ट में। अब ये सब पे ध्यान नहीं देना है, कैसे बदला ये हम नरेशन चैप्टर में करेंगे। ही आस्क्ड दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। अब देखो, ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस में दैट कंजंक्शन करेक्ट है, बट नीचे वाले सेंटेंस में दैट कंजंक्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे दैट गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी WH वर्ड आ गया, ओके, WH वर्ड में हाउ, वॉट, व्हेन वाला वर्ड आ गया, उसके पहले दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे ही नहीं। क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट का यूज करते हैं, यहाँ सही है, क्योंकि यहाँ कोई भी WH वर्ड नहीं है। बट यहाँ कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। ठीक है, वो जो WH वर्ड है, वॉट, वाई, वेयर, यही कंजंक्शन का काम कर जाता है, इसीलिए दैट कंजंक्शन मत लगाना। बट यहाँ तो कोई WH वर्ड नहीं था तो लगाना पड़ेगा। ओके, तो यही वाला चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, नो यूज ऑफ द कंजंक्शन दैट बिफोर इंटरोगेटिव वर्ड्स। ये जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड्स होते हैं ना, हु, वेयर, व्हेन, विच, इसमें आप हाउ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे लिख लीजिए, ये सारे वर्ड्स है, इसके पहले कोई दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही सारा WH वर्ड ना कंजंक्शन का काम कर जाएगा, तो फिर से दैट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, we wanted to know
दैट व्हाट कुड बी डन इन दैट केस, हम जानना चाहते थे कि इस स्थिति में, इस केस में क्या किया जाना चाहिए। एरर यहाँ पे है, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन मत लगाना, क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम कर जाता, नहीं लगाना। लिखिए इसको, मेरा एक डाउट है सामबीर, हाँ पूछिए क्या डाउट है। अब वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है ना, तो वो तो मैंने आपको बताया है। HRUC लाइव टेक्निकल डाउट है तो किचन से क्लास कर रहे हैं। ओके लिखिए फटाफट। कोई भी WH वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन नहीं आए, ठीक है। चलो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। लिख लिया होगा, काफी टाइम दिया। और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। भरत आस्क्ड हिम, भरत ने उससे पूछा कि पोस्ट ऑफिस का रास्ता कौन सा है। अब देखो ये भी WH वर्ड है। WH वर्ड मतलब जो जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जो जहां से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो विच, ओके, उसने पूछा कौन सा रास्ता है, तो यहाँ पे जो विच है ना, ये भी तो WH वर्ड है, और कोई भी WH वर्ड के पहले कंजंक्शन नहीं आता है, ठीक है, कोई भी WH वर्ड के पहले कंजंक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पे डैट हटा देना, एरर इसी पार्ट में, बी पार्ट में। ही सेड डैट, उसने पूछा, उसने कहा। हाँ अब एक मुझे चीज बताना, अभी इसको मत कॉपी करना, ये वाला सेंटेंस को कॉपी मत करना। जब तक सीटी नहीं बजेगी ना, तब तक सीटी एक खास टाइम पे बजेगा और एक खास टाइम पे ट्रेन मूव करेगा। अनटिल लगाएं, अनटिल, जब तक कि गार्ड, ट्रेन तभी मूव करेगी ना, वहां टाइम का सेंस आ रहा है, एक लंबा ड्यूरेशन नहीं, एक फिक्स टाइम पर सीटी बजेगा और गार्ड ट्रेन को चलाएगा, मतलब ड्राइवर ट्रेन को चलाएगा। वहां कंडीशन नहीं है, वहां टाइम का सेंस है। अनटिल मैं तब तक वेट वहां से नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा दोस्त ना आ जाए। तो आपको लगेगा ना कि मैम यहाँ कंडीशन बता रहा है, मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा, ये टाइम बता रहा है, उस टाइम तक नहीं हटूंगा। हाँ ये वाला लिख लिया। अब थर्ड वाला मत लिखना, थर्ड वाले को मेरे को समझाना है। ये देखो मैंने लिखा, ये एग्जाम में आया था, ऐसा था। ही आस्क्ड, इंटरोगेटिव मतलब जिस वर्ड से प्रश्न पूछा जा रहा था। ही आस्क्ड दैट when he would come, उसने पूछा कि वो कब आएगा। और फिर मैंने लिखा he said that when, ये वाला आया था। he said that when he was a child he used to help his mother. अब देखना जरा, मैंने क्या बोला था कि कोई भी WH वर्ड, WH मतलब इंटरोगेटिव वर्ड, वो WH वर्ड जिससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा गया, ओके, मैंने बोला ना कि दैट कंजंक्शन के पहले, दैट कंजंक्शन कोई भी ही सेड दैट, कोई भी WH वर्ड के साथ दैट कंजंक्शन नहीं आएगा। याद रखना कि वो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंस में यूज, कोई प्रश्न वगैरह पूछा जा रहा है, ओके, उसके साथ दैट नहीं आएगा, ओके। हाँ, समुद्र मंथन में 50+ क्लासेस है। तो देखो ये जो व्हेन है ना, इसका दो मतलब है। एक व्हेन का मतलब होता है जब, और एक व्हेन का मतलब होता है कब,
ठीक है। व्हेन, एक व्हेन का मतलब होता है जब, और एक व्हेन का मतलब होता है कब। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था और उसने पूछा कि वो कब आओगे, तो जहां व्हेन कब के सेंस में आ रहा है, आप कब आओगे, तो वहां इंटरोगेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव है, कोई प्रश्न वाला सेंस है, बट जब वाला में इंटरोगेटिव नहीं है। सेंटेंस देखना, ही आस्क्ड दैट व्हेन ही वुड कम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो WH वर्ड है ना, यहाँ पे WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन गलत है। ठीक है, यहाँ WH के पहले दैट कंजंक्शन गलत है, क्योंकि यहाँ व्हेन का मतलब क्या निकल रहा है, उसने मेरे से पूछा कि वो कब आए, वो कब आए, उसने मेरे से पूछा और कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई टाइम बताए कब आए। तो यहाँ का जो व्हेन है ना, ये इंटरोगेटिव का सेंस दे रहा है कि एक प्रश्न पूछा गया किसी के द्वारा, तो यहाँ दैट मत लगाना। लेकिन यहाँ का व्हेन से कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा जा रहा है। यहाँ का व्हेन था कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था। तो यहाँ का WH इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछने वाला सेंस में नहीं है, तो यहाँ पे दैट लगा देना। लेकिन जब प्रश्न पूछने वाले सेंस में कोई WH वर्ड आए तो वहां पे दैट मत लगाना। क्या क्या बोल रहे हो भाई? मैम मेरी बात से मुझे गलत मत समझिएगा। अभी तो मैंने आपकी बात क्या बोलना चाहते हो वो तो मैंने देखा ही नहीं। प्रैक्टिस शीट में डाल दूंगी विपुल, पहले इसको खत्म तो हो जाने दो, नहीं तो आप शीट बनाने लगोगे ना आधा से अधिक, फिर आपका नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मत लगाना। ठीक है, यहाँ पे सेड है, उसने कहा, और यहाँ पे उसने पूछा। जब पूछने का सेंस आए तो वहां का WH इंटरोगेटिव का काम कर रहा है, तो वहां पे दैट मत लगाना। बट यहाँ तो उसने कहा, कहने में कोई प्रश्न वगैरह नहीं हो रहा, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये वाला ना एग्जाम में आया था, ये वाला एग्जाम का सेंटेंस है, और बच्चा को लगा कि क्लास में तो हमने पढ़ा है कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन मत लगाना, और बच्चा बेचारा एरर यहाँ पे करके चला है। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस नो एरर, क्योंकि यहाँ का जो सॉरी यहाँ का जो व्हेन है ना, उससे कोई प्रश्न थोड़ी पूछा जा रहा है। उसने कहा कि जब वो छोटा था तो अपनी माँ की हेल्प किया करता था। यहाँ जब का सेंस आ रहा है, कब का नहीं, तो यहाँ सही है, कोई नो एरर। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ शेल्डम। शेल्डम शेल्डम वर्ड के साथ कभी कभी एवर वर्ड आता है। शेल्डम वर्ड के, शेल्डम का मतलब है शायद ही कभी, ना के बराबर। शेल्डम, शेल्डम के साथ कभी कभी नेवर वर्ड आता है। ठीक है, याद रखना है कि जब शेल्डम के बाद एवर वर्ड आएगा तो कौन सा कंजंक्शन लगेगा, इफ। शेल्डम के साथ अगर नेवर वर्ड आएगा तो कौन सा कंजंक्शन होगा, और। अब इसकी हिंदी क्या है, हिंदी बता रही है, शेल्डम इफ एवर। शेल्डम इफ एवर का मतलब होता है ना शायद ही कभी या कभी कभार। ओके, कभी कभी यहाँ काम हो जाता है। शेल्डम इफ एवर, एवर पॉजिटिव वर्ड है ना, तो कभी कभार, कभी कभी काम हो भी जा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में थोड़ा जा रहा है। और शेल्डम और नेवर का मतलब है कभी नहीं, बस यही डिफरेंस है। आप बोलोगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब ना के बराबर, बट कभी कभी काम यहाँ पे हो भी जा रहा है, बट यहाँ तो कभी नहीं हो रहा है।
तो याद रखना कि शेल्डम वर्ड के साथ अगर एवर वर्ड हो तो इफ कंजंक्शन लगाना, और नेगेटिव, और ये थोड़ा पॉजिटिव जा सकता है। और शेल्डम के साथ अगर नेवर वर्ड हो तो कौन सा कंजंक्शन लगाओगे? और वाला कंजंक्शन, और यहाँ इफ वाला, ठीक है, इफ वाला। समुद्र मंथन की 3 क्लासेस कर ली है, एक दिन गैप करता हूँ, बहुत इजीली लर्न हो जाता है। जितना इजीली लर्न होता है ना जयेंद्र, फिर आप भूलोगे भी, बट कोशिश करना कि बार बार रिवाइज करने का। आप एक एक दिन बीच लगा के कर रहे हो ना, तो जिस दिन याद करते हैं उसके नेक्स्ट डे रिविजन करना, नेक्स्ट डे रिविजन करना जो आपने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ था। अब सेंटेंस देखना, शेल्डम इफ नो if never he helps the poor. फिर लिखा मैंने seldom और ever he helps the poor. तो यहाँ पे देखो शेल्डम वर्ड के साथ कौन सा वर्ड लगा है? शेल्डम वर्ड के साथ नेवर वर्ड लगा है ना। अगर शेल्डम वर्ड के साथ नेवर वर्ड लगा है तो आप कौन सा और कंजंक्शन लगाओगे? लेकिन शेल्डम वर्ड के साथ अगर एवर वर्ड लगा है तो कौन सा कंजंक्शन लगाओगे? इफ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा, मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इफ को इफ रहने देते हैं और नेवर को ही एवर में बदल देते हैं। उसी तरह यहाँ और को और रहने देते हैं और सॉरी एवर को एवर रहने देते हैं और को इफ में नहीं, खैर वो तो सही है। यहाँ तो सही दे दिया था। यहाँ आपको लगेगा कि एवर को नेवर में बदल देते हैं और को और ही छोड़ देते हैं। ओके, तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। और जब भी हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो कोशिश करना है कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। यहाँ ये बोल रहा है कि शेल्डम या कभी भी नहीं, यहाँ वो कभी भी गरीबों की नहीं मदद करता है, बट यहाँ तो बेचारा कभी कभार कर भी देता है। तो आप ये वर्ड्स को बदलोगे ना तो इससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा। ये वर्ड्स को नहीं बदलना है, ठीक है। यहाँ जो सेंटेंस में बोल रहा है कि वो ना के बराबर करता है तो आपको भी ना के बराबर रखना है। आपको इसको देखते हुए अपना कंजंक्शन बदलना है, नेवर के साथ और एवर के साथ इफ, ठीक है। इसको लिखिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, समुद्र मंथन से एफकैट में भी आए थे। अरे समुद्र मंथन में का बैच सब में आएगा, बैंकिंग हो, कैट हो, वो कैब होता है। वो कैब किसी का अपना अलग अलग एग्जाम्स का थोड़ी है। ओके हाँ चलो, ये तो बच्चा हमारा लिख लिया, यही वाला था। शेल्डम और शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है तो इफ लगाना, नेवर वर्ड लगा है तो और लगाना, ये तो लिख लिया स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि मतलब सेंटेंस ऐसा आ जाता है, कभी कभी हमें नेवर एवर को भी बदलना पड़ता है। शायद वो सेंटेंस दिया, हाँ ये वाला सेंटेंस, ये देखो ये सेंटेंस आपके पास आ गया। तो शेल्डम और नेवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर विदाउट गिविंग हिम आर्म्स। शायद ही कभी ऐसा हो। आपके दिमाग में क्या आएगा? आप बोलोगे कि मैम ये तो एवर वर्ड है तो चलो यहाँ पे इफ लगा देते। ठीक है, आपका लॉजिक मतलब आपका एरर तो सही हो जाएगा, ठीक है। ए में ही एरर है, आपका एरर तो सही हो जाएगा। लेकिन सपोज ये वाला सेंटेंस, ये ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि वो अंडरलाइन कर देते हैं और 2 ऑप्शन दे देंगे, ऐसा दे देंगे शेल्डम इफ एवर, और एक ऑप्शन में दे देंगे। यहाँ तो चलो एरर इसी में है कि अगर एवर वर्ड लगा है तो इफ लगता है, एरर इसी में है। लेकिन सपोज ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया और ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि दोनों तो सही है। शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है इफ लगेगा, शेल्डम के साथ नेवर वर्ड लगा है और लगेगा। फिर ये भी दिमाग में आएगा कि क्लास में मैम ने बताया था कि एवर और एवर वर्ड को और मत चेंज करना। एवर वर्ड, ये सब वर्ड को हम चेंज नहीं करते, ठीक है। एवर नेवर को चेंज नहीं करते, कंजंक्शन को चेंज करते। तो आप दिमाग में लाके इसको टिक कर दोगे ना, बट आंसर ये होगा, आंसर ये होगा। क्यों? थोड़ा सेंटेंस को ध्यान दो। इस सेंटेंस का ना थोड़ा सा मतलब देखना है, मीनिंग देखना है।
शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने किसी बेगर को, मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस किया हो। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने भिखारी को बिना भिक्षा के वापस किया है। इसका मतलब है कि मैंने बिना भिक्षा दिए कभी भी वापस नहीं किया है। तो सेंस ये जा रहा है, तो इसको चुनेंगे। समुद्र मंथन से मीनिंग याद हो जाता है। वोकैब होता है ये, इससे ज्यादा वोकैब आप थोड़ी पढ़ के जाओगे। एग्जाम निकालने जा रहे हो ना, और एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश या वोकैब ही थोड़ी पढ़ के जाना है, आपको बाकी सारा सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस करना है। तो बच्चों को ऐसा चीज में क्यों फंसा देना है कि दिन रात उसी में वो उलझा रहे? सिर्फ इंग्लिश से निकलेगा? उधर मैथ्स भी करना है, रीजनिंग करना है, जीएस करना, बाकी सारा सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ना है। नेवर होगा। हाँ, यस हेमा, आप बोल सकते हो कि शेल्डम इफ एवर लगा देते हैं, बट एवर लगा देते हैं ना, तो मतलब क्या जा रहा है कि कभी कभी उसने बिना भिक्षा के वापस किया हो, लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं विदाउट, कभी भी बिना भिक्षा दिए वापस नहीं किया। इसको रख, नेवर वाला है। हाँ, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से भर भर के एरर्स आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वर्जन टॉपिक हो। अब थोड़ा सा ना पेन्स डाउन करके थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिखने का मैं आपको टाइम दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप बोलोगे कि मैम सो के साथ, ठीक है, पहले ध्यान देखना, 3-4 को एक साथ समझाती हूँ कि आपने पिछले क्लास में भी सो के साथ दैट पढ़ाया था, सो के साथ दैट पढ़ाया था, और यहाँ पे आपने सो के साथ डैश लगा के दैट लगाया। ऊपर वाले सेंटेंस में सो और दैट इकट्ठे आया है, बट यहाँ सो और दैट के बीच में कोई और वर्ड रहेगा। यहाँ जब सो और दैट एक साथ रहता है ना, तो वहां का सो दैट पर्पस बताता है, पर्पस, उद्देश्य, जो कि कल हमने किया था, ठीक है। और सो और दैट अलग अलग रहे तो वहां पे रिजल्ट बताता है, परिणाम, रिजल्ट बताता है, परिणाम। ये तो हमने कर लिया था, ठीक है, ये तो हमने कर लिया था। ही वेंट टू द, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, वी ईट, कल हमने किया था सो दैट वी माइट लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, हम जिंदा रहने के उद्देश्य से खाते हैं। तो यहाँ का सो दैट अलग अलग नहीं है ना, यहाँ का सो दैट एक साथ है। और जब भी वाक्य में कल किया था हमने सो दैट, इन ऑर्डर टू, ये सब किया था। जब सो दैट एक साथ हो तो वो उद्देश्य बता रहा है, हम खाते ही हैं जिंदा रहने के उद्देश्य से। तो यहाँ सो और दैट के बीच में कोई वर्ड नहीं आ रहा, इकट्ठे आ रहा है, और जब सो दैट इकट्ठे आए तो वो पर्पस बताता है, ठीक है। अब मैंने लिखा he was so weak that he could not do the work, वो इतना कमजोर था जिसका रिजल्ट हुआ कि वो इस काम को नहीं कर पाया। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सो और दैट इकट्ठे नहीं आ रहा है, यहाँ सो दैट के बीच में एक यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ सो दैट के बीच में एक एडजेक्टिव आ रहा है। तो जब सो और दैट इकट्ठे एक साथ आए तो वो पर्पस बताता है, और जब अलग अलग आए तो रिजल्ट बताता है। वो इतना कमजोर था जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो काम ही नहीं कर पाया। तो यहाँ सो और दैट अलग अलग आ रहा है, सो और दैट अलग अलग आए तो रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। अब एरर कहाँ से आएगा बता रही, ठीक है। अब हमें नोट क्या करना है, नोट क्या चीज करना है। आप बोलोगे कि मैम ये वाला सो दैट अलग है, ये वाला सो के साथ भी दैट लगता है, और सच जो होता है उसके साथ भी तो डैट लगता है, सच के साथ भी तो डैट लगता है, और सो के साथ भी तो डैट लगता है, और दोनों रिजल्ट ही बताता है। इकट्ठे आए तो वो रिजल्ट नहीं बताएगा, कारण बताएगा, दोनों रिजल्ट बताता है। कभी कभी ना एरर्स कहाँ से आता है कि दोनों चीज एक जैसा लगता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ गया तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, जिससे हम ऑप्शंस को छांटेंगे अपने। ओके, तो आप बोलोगे मैम सो के साथ भी दैट कंजंक्शन आता है और सच के साथ भी दैट कंजंक्शन आता है, तो कैसे पता चलेगा? और दोनों तो रिजल्ट ही बता रहा है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ सो लगाएंगे और कहाँ दैट लगाएंगे? इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी कभी ना सच के साथ एज भी आता है, वैसे तो सच के साथ दैट भी आता है, वैसे सच के साथ एज भी आता है। हम सच के साथ एज कब लगाते हैं? जब हम उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल्स, जब भी किसी चीज का एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहे हैं।
अभी अभी मैं आपको अच्छे से बताती। इसको लिखिए, नोट वाला नीचे लिखिए। सो के साथ भी दैट आता है, सच के साथ, बट याद रखना कि सच के साथ दैट आता है ना तो रिजल्ट बताते हैं, बट सच एज का मतलब है जैसे कि, उसमें एज लगाते हैं तो उदाहरण। आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, आपके एग्जाम में आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि मैम कहाँ रहती है, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ये आएगा। क्या करोगे जान के? दिख रही हूँ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने लिखा आई लाइक fruits such as pineapples, apples, strawberries, etc. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रिजल्ट वगैरह थोड़ी बताया जा रहा है। मेरे को कुछ फ्रूट्स पसंद है, जैसे कि पाइनएप्पल पसंद है, एप्पल पसंद है, स्ट्रॉबेरीज पसंद है, तो यहाँ सच एज लगा के क्या दे दे, सच एज का मतलब है जैसे कि, और जैसे कि लगा के आगे क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल अब मैंने लिखा he is such an intelligent boy that everybody admires him. वो इतना इंटेलिजेंट है ना कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर मैंने लिखा, ये छोड़ दो, ये सच एज बिल्कुल अलग है, हम सच के साथ दैट और सो के साथ दैट वाला करेंगे, एरर वहीं से आएगा। अदरवाइज सच तो एग्जाम्पल देने के लिए भी यूज होता है। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट एवरीबडी एडमायर्स हिम। वहां सच एज कंजंक्शन है, लाइक प्रेपोजिशन होता है। अब देखो यहाँ पे, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, वो इतना इंटेलिजेंट है जिसका रिजल्ट ये है कि हर लोग उसकी प्रशंसा करता है। पहला वाला ये देना, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों का मतलब सेम है, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट एवरीबडी एडमायर्स हिम। और दूसरा भी वही है, ही इज सो इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट है कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन डिफरेंस देखो, यहाँ दैट लगा है किसके साथ, यहाँ मैंने सच के साथ दैट लगाया, ठीक है, और यहाँ भी मैंने दैट लगाया है, लेकिन सो के साथ लगाया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि दोनों तो अपने साथ दैट लेता है, सच भी दैट लेता है, सो भी दैट लेता है, और दोनों रिजल्ट ही बता रहा है, जिसका नतीजा है कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। दोनों रिजल्ट बता रहा है, तो एरर ना ये दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तो दैट ही लेता है। अब एरर हमें सीखना है ना कि कहाँ सच यूज करेंगे और कहाँ सो यूज करेंगे,
ठीक है, कहाँ सच यूज करेंगे और कहाँ सो यूज करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ सच के बाद, यहाँ सच के बाद एक नाउन आ रहा है, यहाँ सच के बाद एक नाउन आ रहा है और उस नाउन की विशेषता बताई जा रही है इंटेलिजेंट लगा के। ठीक है, ये मत सोचना ना कि मैम सच के बाद तो इंटेलिजेंट आ रहा है। सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं आ रहा है, सिर्फ एडजेक्टिव भी नहीं आ रहा है, उस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन भी आना जरूरी है। लेकिन सो के बाद देखिए सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा है, सो के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ सच लगाया है मैंने और दैट भी लगाया है, यहाँ भी सो लगाया है और दैट लगाया है। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखिए कि सच के बाद एक नाउन आ रहा है। ठीक है, सच के बाद हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन उस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना जरूरी है। ठीक है, नाउन आना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सो के बाद ना सिर्फ मैंने एडजेक्टिव लगा के छोड़ दिया, यहाँ पे सो के बाद कोई नाउन की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है, सच के बाद एक नाउन चाहिए और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम यहाँ भी तो सो के बाद एडजेक्टिव लगा है और यहाँ भी तो सच के बाद एडजेक्टिव लगा है, बट डिफरेंस देखिए, सच के बाद एडजेक्टिव लग के फिर नाउन लगा है, लेकिन सो के बाद सिर्फ एडजेक्टिव लगा है, कोई नाउन वगैरह नहीं है। इसका मतलब क्या है, सच हमेशा अपने साथ नाउन लेता है, इसका मतलब है कि सच एडजेक्टिव। ठीक है, सच एडजेक्टिव है जो कि अपने साथ एक नाउन लेता है, लेकिन सो एडजेक्टिव नहीं है, सो एडवर्ब होता है। और कभी कभी एक एडवर्ब, मैंने आपको बेसिक वाले क्लास में बताया था कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। तो याद रखना है कि सो के बाद कोई नाउन वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि सो एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद कोई नाउन नहीं चाहिए, और एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। लेकिन सच, और यहाँ का सच ना इंटेलिजेंट की विशेषता नहीं बता रहा है, बॉय की बता रहा है। ठीक है, तो सच एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब है। अब यहीं से देखना है कैसे कैसे क्या होगा। ओके, ये लिख लिया होगा, पहले लिख लो, उसके बाद मैं फिर अपना बताती हूँ। सच क्या, हाँ, तो हमने इस सेंटेंस से क्या सीखा, हमने इस सेंटेंस से, हाँ देखो यहाँ पे ये वाला लिखना, सच और दैट और सो और दैट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप ऐसा लिखो, रूल एक लिखो। ठीक है, वो जो आपने तो लिखा भी है, ठीक है, आपने वो रूल लगा के वो लिखा है ना कि सो के साथ सच के साथ भी दैट आता है और सो के साथ भी दैट आता है। ठीक है, और कभी कभी सो के साथ दैट एक साथ इकट्ठे आता है तो पर्पस बताता है, और दोनों क्या बताता है, दोनों रिजल्ट ही बताता है। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, दोनों में डिफरेंस क्या है कि सच के बाद हमेशा एक नाउन आएगा और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव रह सकता है, और सो के बाद हमेशा या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या तो कोई एडवर्ब आएगा। क्यों, क्योंकि सो एडवर्ब होता है। ठीक है, सो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी बता सकता है, बट सच तो एडजेक्टिव है, ये तो जब भी विशेषता बताएगा किसी नाउन की बताएगा। बता रही हूँ, ये वाला में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम एडवर्ब कैसे लिखती है। आपने लिखा, मैंने ही फॉट सो ब्रेवली, he fought so bravely that everybody was shocked। उसने इतना बहादुरी पूर्वक लड़ा कि सब लोग शॉक्ड हो गए। शॉक्ड मीन्स सरप्राइज्ड, हर लोग आश्चर्यचकित में हो। और फिर मैंने लिखा he is so intelligent that everybody likes him। इतना इंटेलिजेंट है कि हर लोग उसको पसंद करता है। सच वाले में तो दिक्कत नहीं है कि सच के बाद एक नाउन चाहिए। ठीक है, सच के बाद एक नाउन चाहिए क्योंकि सच एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, बट सो तो एडवर्ब होता है। और आपने बेसिक वाले क्लास में पढ़ा है कि एडवर्ब
एडजेक्टिव की विशेषता तो बताते ही है, बट कभी कभी एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता देता है। तो सेंटेंस देखो यहाँ पे सो तो अपने आप में एडवर्ब है, अभी अभी लिखा है सो एडवर्ब है, और यहाँ भी सो एडवर्ब है। तो यहाँ का जो सो एडवर्ब है ना, ये इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की, बट यहाँ सो एडवर्ब है वो ब्रेवली की बता रहा है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, और एक एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। तो कहने का मतलब है कि सो के बाद तुरंत बाद या तो कोई एडवर्ब आएगा, सो के तुरंत बाद या तो एडजेक्टिव आएगा। सो के बाद कोई नाउन वगैरह मत लगाना, क्योंकि सो एडवर्ब होता है और एडवर्ब कभी भी नाउन की विशेषता नहीं बताता है, बट सच के बाद तो एक नाउन चाहिए, और उस नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा के विशेषता बता सकते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स दे रही हूं, एग्जांपल दिया जाए आप। एक क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्विस्टेड आया था, वो मैंने लास्ट में रखा होगा। एक सेंटेंस ऐसा वाला आया था आपके प्री में, वो भी मैं आपको बताऊं। दिस इज, ऐसा कुछ प्रीवियस पेपर में था, दिस इज टू ग्रेव सिन, ऐसा वाला बता रही। इतना हो गया ना, ब्रेवली भी एडवर्ब है और सो भी एडवर्ब, क्योंकि आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगा कि मैम आपने तो बोला है सच के साथ नाउन्स चाहिए। एक मिनट, पहले आप इसको लिख लो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपने तो बोला है सच के बाद, मैंने लिखा ही इज सच अ बॉय, ऐसा लड़का है ना, ही इज सच अ बॉय दैट एवरीबडी, ऐसा लड़का है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं, मतलब कुछ अच्छा ही होगा। ही इज सच अ बॉय दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। और अब मैंने बता दिया कि कैसा, ही इज सच अ स्मार्ट बॉय दैट एवरीबडी। अब आपके दिमाग में आएगा लाइक से कि मैम ने बोला एडजेक्टिव आएगा ना, तो समझ जाना कि वो वहां पे सो लगाएंगे। यहाँ पे देखो, ये सच है और सच एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता ही है, ठीक है, क्योंकि सच के बाद नाउन आता है। अब यहाँ पे बच्चा सोचेगा कि मैम आपने तो बोला है ये तो एडजेक्टिव है, और आपने तो बोला है कि एडजेक्टिव तो सो के साथ आता है, तो आप यहाँ पे सो लगा दोगे। लेकिन यहाँ वाक्य एडजेक्टिव से ही खत्म नहीं हुआ है, बाद में एक नाउन भी आया है, ठीक है। सिर्फ एडजेक्टिव रहता ना तब हम सो लगाते, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव से वाक्य खत्म नहीं हुआ है, यहाँ एक नाउन भी आया है, तो हम सच तो रखेंगे ही। चाहे वो नाउन तुरंत आ गया, चाहे वो नाउन एडजेक्टिव लगा कर आया, बट नाउन तो है ना, तो सच लगाना। अगर वहां पे स्मार्ट नहीं रहता, सॉरी वहां पे बॉय नहीं रहता, तब मैं क्या लगाती, ही इज सो स्मार्ट, ये गलत होगा। ऐसा लगाती ना, ही इज सो स्मार्ट बॉय, नहीं होगा। यहाँ पे अगर बॉय रहता ना तो मैं ही इज सच अ स्मार्ट लगाती, बट सपोज बॉय नहीं होता, नाउन नहीं होता, तो मैं सच एडजेक्टिव लगा ही नहीं सकती, मैं सिर्फ सो स्मार्ट लगाती, तब मुझे नाउन हटाना होता। ठीक है, इतना दूर सही है? ओके, अब आ जाओ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस बना लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो आपने लिख ही लिया था। अब शी हैज वर्कड इन सेवरल कंट्रीज, उसने बहुत सारे देशों में काम किया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो यहाँ तो रिजल्ट वाली बात नहीं है, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो सच एज तो लगाएंगे। लाइक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड वो सब। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, इतनी ठंड वाली दोपहर थी कि हमने खेलना बंद कर दिया। तो चलो भाई, सच के साथ तो डैट लगे। अब मैं यहाँ पे सो लगा रही हूँ सबके साथ, आप मुझे बताना कि क्या होगा। ठीक है, सच होगा या सो होगा, सच होगा या सो होगा। ये देखो, यहाँ पे ना एक नाउन लगा हुआ है, एक आर्टिकल लगा है, आर्टिकल, उसके बाद एक नाउन लगा हुआ है, नाउन आफ्टरनून नाउन है। और जब नाउन लगा हुआ है, ठीक है, नाउन सिर्फ एडजेक्टिव नहीं लगा है,
अगर अगर आफ्टरनून नहीं रहता ना तब मैं लगाती इट वॉज सो कोल्ड, इट वॉज सो कोल्ड, तब मैं सो लगा सकती थी। लेकिन कोल्ड के आगे डे रहता, नाउन आ गया, तो इट वॉज सो कोल्ड डे नहीं होता, तब होता इट वॉज सच अ कोल्ड डे। ठीक है, इट वॉज सच अ कोल्ड डे, तो यहाँ पे नाउन लगा है तो हम सच लगाएंगे, इट वॉज सच अ कोल्ड डे। अगेन द मैन स्पोक विथ सच अ पैशन या सो अ पैशन, मैन ने इतने जुनून में, पैशन में बोला कि सब लोग के आंखों में आंसू आ गए, तो पैशन लगा है, और पैशन नाउन है, और नाउन के साथ हम सच लगाएं, सच सच। और एक चीज और देख रहे हो, जब भी आर्टिकल लगाओ ना, सच के साथ हमेशा आर्टिकल आता है, या अ या एन। अगर वॉवल साउंड है तो एन लगा देना, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगाना। लेकिन सो के साथ कभी अ और एन नहीं आएगा, क्योंकि अ और एन आर्टिकल है। आर्टिकल किसके साथ आता है? आर्टिकल नाउन के साथ आता है। बट सो तो एडवर्ब है, और एडवर्ब तो नाउन की विशेषता नहीं बताएगा। बट सच तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है ना, तो सच के साथ अ और एन लगा सकते हैं, लेकिन सो के साथ नहीं लगे। ही इज सच अ स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना पीटूंगी ना, ही इज सच अ स्मार्ट कर रहे हैं, ही इज सच अ स्मार्ट, ये समझ में नहीं आ रहा है, ही इज सच अ स्मार्ट, और आपने अ लगा दिया, अ अ लगाया है, और ये एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए थोड़ी लगता है, आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए थोड़ी लगा, आर्टिकल आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा ना, तो ही इज सच अ स्मार्ट बॉय लगाना। बॉय बॉय, अगर नाउन लगाने का मन नहीं है, नाउन लगाने का मन नहीं है, एडजेक्टिव तक ही रखना है, तो सो लगा दो, और सो के साथ तो अ लगता नहीं है, अ तो सच के साथ लगता है, ही इज सो स्मार्ट। सो के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि सो तो एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ आर्टिकल थोड़ी आता है, आर्टिकल तो नाउन के साथ आता है, सच के साथ नाउन आता है ना, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल है। द मैन स्पोक विथ सच अ पैशन, देखो यहाँ तो चलो क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है सच लगाओ, यहाँ भी आर्टिकल लगा है, मतलब सच लगाओ, सच अ पैशन। नेक्स्ट, शी इज सच अ ब्रिलियंट वुमेन, ये भी सही, इतनी ब्रिलियंट वुमेन है, सब उसको पसंद करते हैं, तो विमेन नाउन है, विमेन नाउन है, तो एडजेक्टिव सच लगेगा, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता, सच के साथ अ तो लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन वगैरह नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सच का भी ऑप्शन देती तो यहाँ पे कोई नाउन वगैरह नहीं है ना, सीधा एडजेक्टिव से वाक्य खत्म हो रहा है। यहाँ तो एडजेक्टिव लगा के नाउन भी आया था, तो सच लगाओ, बट यहाँ कोई नाउन वगैरह नहीं है, तो सच मत लगाना, और आर्टिकल भी नहीं लगेगा, सो लगे। दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ना, जिसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम भी नाउन है, तो यहाँ पे सो और सच दूंगी, एक तो आर्टिकल भी लगा है, नाउन भी लगा है, तो सो तो हम लगा ही नहीं सकते, सच सच। सच अ स्मार्ट बॉय, सो स्मार्ट। जैसे ऐसा लगाते हो ना, सच अ स्मार्ट बॉय, सच लगाओगे तो नाउन लगाना इज इक्वल टू सो स्मार्ट। ठीक है, जब सो लगा दे रहे हो तो बॉय हटा देना, आर्टिकल हटा देना। ये भी हो गया, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड वाला है, अभी बचा है। ठीक है, एग्जाम में ना लिखो, एक अलग सा एरर, एक अलग टाइप का आया था, उसको नोट डाल के लिखना। हो गया ये, चलो।
एक दो और देख लो। मैं समझ सकती हूँ, हम लोगों को समझना भी है, और एज अ स्टूडेंट अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम डाउट्स आ सकता है, हमें उसको भी देखना है। द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये तो सही है, कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब होगा, तो ये तो सही है। ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड के बाद प्रॉब्लम आता ना, तब हम लिखते दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। यहां तो वाक्य एडजेक्टिव से खत्म हो गया तो सो लगाओगे, बट यहां अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ रहा है ना, ठीक है, कोई एडजेक्टिव के बाद प्रॉब्लम नाउन आ रहा है, तब तो हम सच लगाएंगे। लेकिन अगर कोई नाउन वगैरह नहीं है, सो लगा देना। ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये भी सही है, इतना क्लेवर है कि एक समय में बहुत सारे लैंग्वेजेस को लर्न कर सकता। कोई नाउन वगैरह नहीं है, सीधा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता नाउन थोड़ी बता, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता। ओके, लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं हो रही है, कहानी अभी बची हुई है। देखती हूँ, एक मिनट बस मुझे देखने दो। हाँ, वो वाला लिखा है कि नहीं? अच्छा चलो पहले लिखो, स्पीड में लिखिए थोड़े एग्जाम्पल्स को। लिख लिया होगा, ये तो लिख ही लिया। अगेन एक और दो सेंटेंस दिखला, ही स्पोक डैश क्लियरली, तो क्लियरली एडवर्ब है, और बगल में कोई नाउन वगैरह नहीं दिख रहा है, नाउन वगैरह नहीं दिख रहा है तो सो लगाओ, सो भी एडवर्ब है। बस यहाँ पे बताना था कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता तो बताता ही है, एक एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता। सो क्लेवर इज इक्वल टू सच अ क्लेवर मैन। इस बैच में जितने भी बच्चे जो हमारे बिगिनर्स हैं ना, अपने प्रैक्टिस बैच को संभाल के रखिए। ठीक है, अपने प्रैक्टिस बैच को, अभी आपको जो प्रैक्टिस बैच चलता है ना, जैसे आज भी प्रैक्टिस बैच है, आज तो क्लोज टेस्ट वाला है, क्लोज टेस्ट PQRS वाले में आप तो आओगे, क्लोज टेस्ट PQRS और सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको आना है। कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, टाइम से आ जाना है। लेकिन जिस दिन मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ, वोकैब पढ़ाती हूँ, उस दिन आप नहीं आना, इस बैच को बचा के रखना। इसलिए बोल रही हूँ कि जिस दिन आपका पूरा सिलेबस हो गया ना, तो ये बैच आप बचा के रखना, आराम से रिकॉर्डेड देखना। 1 बजे वाला बैच, 1 बजे वाला बैच का ग्रामर और वोकैब को, क्योंकि अभी आपसे वोकैब नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपने अभी समुद्र मंथन बैच नहीं किया। तो इस बैच के बच्चों को मैं बोलूंगी कि अभी आप अपना पूरा ध्यान सुबह 9:30 बजे वाले बैच में आके लगाओ, टाइम बचाओ, 9:30 बजे वाले बैच में आके लगाओ, और रिकॉर्डेड समुद्र मंथन देखिए। जो समुद्र मंथन का बैच है रिकॉर्डेड है, इसका भी कोई टाइम बांध लीजिए। जैसे आपको मैंने 1 बजे आने के लिए मना किया है अभी, तो आप क्या करो कि आप अपना टाइम ना, उस टाइम में जब दूसरे बच्चे लाइव आ रहे हैं ना, तो आप अपना समुद्र मंथन देखिए, 1 से 2:15 नियम से 1 से 2:15 समुद्र मंथन का बैच रिकॉर्डेड देखिए। ठीक है, जब तक आप रूटीन नहीं बनाओगे ना, तब तक आपका समुद्र मंथन का बैच खत्म नहीं होगा। रूटीन बना लेना है कि मेरे को अगर ये बैच लाइव होता ना, तो हर दिन आके हम देखते, हम लोग इसको लाइव मान के ही रिकॉर्डेड में देखेंगे। आप ये देखो पहले, ठीक है, अभी आप लोग बिगिनर्स हो, और फिर आपके पास ये जो बैच है 1 साल तक रहेगा, और आपका ये दोनों जो है ना, आराम से 3.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3.5 महीने में खत्म हो जाएगा, और आपके पास पूरा ये बैच 1 साल तक रहेगा। तो आप बाद में अपना रिकॉर्डेड देखते, ये वाला प्रैक्टिस पे बाद में फोकस करना। प्रैक्टिस बैच ओपन नहीं हो रहा है तो मेरे को क्यों बोल रहे हो? बोला है ना, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलोगे, मुझे थोड़ी कुछ पता है, नाउन प्रोनाउन के अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। hruclive@gmail.com, उस पर मेल वगैरह करिए। कोई भी दिक्कत हो रही है सामवेर तो ये स्नैप करिए। ये लोग इसीलिए है ना कि आपके प्रॉब्लम्स को देखेंगे वो, मेरा काम नहीं है वो सब, मेरा काम पढ़ाना है।
चलो भाई ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, यस यस यस, ये देख लो, नोट ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में इतना भी अच्छा नहीं था ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना, बहुत खतरनाक सा एरर है, मुझे 2-3 चीज़ बताना है, ठीक है। आराम 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 से बताती हूँ, रुको। एक कहाँ चला गया, छोड़ो। एक क्वेश्चन था, ये पता नहीं इसमें नहीं आया है, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मुझे स्लाइड चाहिए। अब इसको ना बहुत अच्छे से ही स्पोक सो लाउडली में, लाउडली भी एडवर्ब है, सो भी एडवर्ब है। अब ये सेंटेंस देखना, इसको अच्छे से नोट करिए, नोट डालिए। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो आसानी से समझ जाता है तो वो तो इजी होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड है वहां से एरर्स के चांसेस ज्यादा रहते। अब मैंने लिखा, सेंटेंस को पहले लिखते जाओ। लिखते जाइए फटाफट। जब भी सच के साथ कोई नाउन आ गया ना तो आर्टिकल लगेगा, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल लगाना, ठीक है। सच बॉय मत लिखना, सच अ बॉय, या सच एन इंटेलिजेंट बॉय, सच एन एप्पल, ऐसा एप्पल, तो आर्टिकल लगाना, ओके। He is such a so foolish person that he cannot do the work. अब ऊपर वाला तो दोनों आपसे बन जाएगा, अब मेरे को आपको कंफ्यूज करना है। कंस्ट्रक्शन देखना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको तरह तरह के स्टाइल में बोला जा सकता है। थर्ड वाला सेंटेंस आपको परेशान करेगा, अब पहले इसको नोट करो और अपना पेन नीचे रखो। ओके, हाँ, पेन नीचे रखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाला सेंटेंस आपको परेशान करे। यस, अब देखो ये तो इजी है, ही इज इतना बेवकूफ है कि काम को नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कोई नाउन वगैरह नहीं है, और जब भी कोई नाउन वगैरह नहीं है तो हम सच नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम सो लगाएंगे, सो लगाएंगे। और दूसरा वाला सेंटेंस में यहाँ तो नाउन है, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन है एडजेक्टिव के बाद एक नाउन है तो हम सच लगाएंगे। अब मुझे थर्ड वाला सेंटेंस बताना, और तीनों सेंटेंस का मतलब सेम ही है, ही इज सो such foolish a person that थर्ड वाला सेंटेंस आपको परेशान करेगा, थर्ड वाले सेंटेंस का बताना, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि ना नाउन आ गया तो सच लगाना,
ठीक है, नाउन आ गया तो सच लगाना, और याद रखना है कि सच के बाद अ लगा देना, अ या एन लगा देना। ठीक है, सच के बाद आप अ और एन लगा के फिर आप नाउन लगाना, और हो सकता है अगर सेंटेंस में नाउन भी लगा सकते हो, अगर उस नाउन की विशेषता बतानी है तो आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन ये है ना, ये जो अ आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो, ये जो अ आ रहा है ये सच के पहले नहीं आएगा, असच नहीं होता है। ठीक है, असच नहीं होगा, सच अ होगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये सच के बाद आएगा, और फिर एक नाउन आएगा, उस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, उस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे यहां भी तो नाउन है, यहां भी तो नाउन है। ओके, और जब भी नाउन आ गया तो सच लगाएंगे। ठीक है, नाउन आ गया तो सच लगाएंगे। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि सच के साथ ही तो आर्टिकल लगता है। ठीक है, आर्टिकल तो सच के साथ लगता है, सो के साथ तो आर्टिकल नहीं लगता है, तो आप सच लगा दोगे, बट यहाँ पे आंसर सो है। अब थोड़ा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना। ठीक है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना कि ठीक है, सच के साथ आर्टिकल तब लगता है ना, जो आर्टिकल है, ठीक है, जो आर्टिकल है वो तुरंत सच के बाद आएगा। ठीक है, आर्टिकल सच के बाद आएगा और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और फिर कोई नाउन आएगा, फिर कोई नाउन आएगा। बट नीचे वाले सेंटेंस में आप देख रहे हो, नीचे वाले सेंटेंस में ना, यहाँ हमारे पास देखो, सच अ पर्सन होता तो लिख सकते हैं सच अ पर्सन। अगर ऐसा रहता ना ये सेंटेंस, अगर आर्टिकल पहले होता, ऐसा होता तो हो सकता था सच अ फुलिश पर्सन। क्योंकि प्रॉब्लम कब होता है ना, जब नाउन आ गया, और आप तो रट रखे हो कि नाउन आ गया तो सच लगाना, बट कंस्ट्रक्शन देखना कि नाउन देखो ऐसा वाला, सच के बाद अ लग के एडजेक्टिव लग के फिर नाउन। बट यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हो, यहाँ पे जो आर्टिकल है, यहाँ पे जो आर्टिकल है, अगर सच के साथ कोई एडजेक्टिव आ गया ना, तो वो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लगेगा। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले लगेगा। लेकिन यहाँ जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के पहले ना लग के एडजेक्टिव के बाद इस नाउन से पहले आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ सो के यहाँ तुरंत बाद एडजेक्टिव आया है। अगर सच तब लगता ना जब एडजेक्टिव लग के, मतलब सॉरी, सच तब लगता जब आर्टिकल पहले लगता फिर एडजेक्टिव आता। बट यहाँ पे पहले एडजेक्टिव आ गया फिर आर्टिकल आ गया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर्सन से ज्यादा उसके फुलिशनेस को, मतलब उसकी बेवकूफी पे जोर डाल रहे। तो यहाँ पे सच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। अगर सच फुलिश लगाती ना तो सच भी एडजेक्टिव होता और फुलिश भी एडजेक्टिव होता। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता है, बट एक एडवर्ब दूसरे की बता सकता। ये है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको स्कैन कर लीजिए। एरर ऐसा भी नहीं आया था, एरर बता रही हूँ क्या आया था। सच के बाद, ये याद रखना, सच के तुरंत बाद अगर मतलब तुरंत बाद एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव आ गया, कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, तुरंत बाद एडजेक्टिव आ गया तो सो लगाना। लेकिन कोई आर्टिकल आके तब एडजेक्टिव आया, तब वहां पे सच लगाना। ठीक है, तब वहां पे सच लगाना। ओके, ही इज सो फुलिश। यहाँ पे पर्सन की ना उसके बेवकूफ़ी की बता रहे हैं। तो याद रखना है कि अगर सो के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो सो के बाद आप कोई एडजेक्टिव रख सकते हो। बट सच तभी लगाओगे ना जब उसके पहले कोई आर्टिकल आ गया और फिर एडजेक्टिव। ठीक है, ये याद रखना कि आर्टिकल आ गया, सच तब लगेगा जब आर्टिकल पहले एडजेक्टिव बाद में। बट यहाँ पे पहले एडजेक्टिव आया और फिर आर्टिकल आया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था। ठीक है, और आर्टिकल रहना जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ रहना जरूरी है। ऐसा नहीं लिखेंगे ही इज सो फुलिश, पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल लगाओगे। एग्जाम में ऐसा वाला आया था। थोड़ा बहुत आपने जूनियर क्लासेस में ये वाला पढ़ा होगा ना, रिमूवल ऑफ टू। ये टू को रिमूव करके ना सच और दैट लगाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में
जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पूरा तो एसएससी में आता नहीं है, एसएससी में ये रिमूवल ऑफ टू मिल जाता है। देखो हम ये टू के साथ ये वाला टू लगाते हैं, ठीक है, और सच के साथ दैट लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस को बदल देना बिना मीनिंग चेंज किए हुए। जैसे मैंने लिखा ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू डू द वर्क। अब ये सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, इस काम को करने के लिए वो काफी कमजोर है, ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग यही जा रहा है, वो इतना कमजोर है कि इस काम को नहीं कर सकता है। और ये वाले टू के साथ ना कॉम्बिनेशन में ये वाला टू डू आता, मतलब 2+V1 वाला आता है, ठीक है, ये वाले टू के साथ ये TOO के साथ ये वाला टू का कॉम्बिनेशन आता है, उसके बाद V1 लगा देना, ओके। और इसी सेंटेंस को मुझे बदलना है, रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू का मतलब है आपको इस टू को हटाना है और कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है ना कि ये टू हट भी जाए और इसका मतलब भी ना बदले। तो जब हम टू हटाते हैं ना तो सच दैट लगाते हैं, सच दैट नहीं लगाते, सॉरी, सो दैट लगाते हैं, सो दैट लगाते हैं। गलती से मैंने सच दैट लिख दिया था, क्यों गलती मेरे से हो गई थी कि ये सो, ये TOO भी एडवर्ब होता है और मैंने सच लगा दिया था। जब कोई आप एडवर्ब हटाओगे तो उसके बदले एडवर्ब ही डालोगे ना, एडवर्ब हटा के एडजेक्टिव थोड़ी डालोगे, ओके। तो सच दैट नहीं है, रिमूवल ऑफ टू करते हैं ना तो हम सो दैट लगाते हैं, सो दैट। तो अब मैं इस सेंटेंस को बदल रही हूँ, इसमें से टू हटाऊंगी और इसको मैं चेंज कर रही हूँ ताकि सेंटेंस का मतलब भी ना बदले और सेंटेंस में से टू हट भी जाए। तो जब मुझे टू हटाना होगा ना तो मैं सो लगा दूंगी, ही इज टू वीक की जगह सो वीक, और यहाँ पे दैट लगा दूंगी। अब दैट तो कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद तो क्लॉज चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। तो मैं लिखूंगी ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट डू द वर्क। अब इस सेंटेंस का मतलब कहीं से भी बदला नहीं है, मतलब सेम है। ऊपर वाले सेंटेंस में इस काम को करने के लिए वो काफी कमजोर है, और नीचे भी कि वो इतना कमजोर है कि इस काम को नहीं कर सकता। तो मैंने ये टू हटाया, ये टू के साथ ये टू कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन अगर सो लगाते हो तो दैट आता है। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, बता रही हूँ। ये लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम का एरर आया था ना, ये सो लगा के नहीं आया था, ये टू वाला लगा के आया था। लिखिए लिखिए इसको, इसको बहुत ध्यान से समझना है। जो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझना है, ठीक है। लिख लिया होगा। ये आपके प्री का क्वेश्चन था, अभी मैं जो आपको टू वाला करवा रही हूँ आप इसको चेक कर सकते हो, या तो ये पिछले साल के प्री में होगा या पिछले के पिछले साल। चलो ये लिख लिया, अब ये सेंटेंस देखना है। अब मैं सबको एक साथ लिख रही हूँ। लिखते जाइए, जब मैं लिख रही हूँ आप भी लिखोगे।
मैंने सच वाला सो वाला लगाया, बट एग्जाम में सच वाला आया था। ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम का है। रुको, फिर सच वाला ही लगाते। देखो पहले ये भी एग्जाम में नहीं आया था, एग्जाम में 2 वाला आया था, ये नहीं। इसको आप चेक कर सकते हो, ये एग्जाम के आपको प्री में मिल जाएगा ये। लिखिए पहले इसको मैं हड़बड़ी में समझाऊंगी तो नहीं समझ में आएगा। पहले आप सारा लिख के डन बोलो। जिसमें दिमाग खर्च हो रहा है जो क्वेश्चंस में, वो आएगा एग्जाम में पक्का। चलो भाई, ऊपर वाला तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। एक बार आप ना अपना पेन्स को डाउन करिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए। ही सो जब ना कोई नाउन वगैरह नहीं है, ठीक है, जब बगल में कोई नाउन वगैरह नहीं है तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब नाउन वगैरह नहीं है तो वहां तो आंख बंद करके सो प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम कब होता है? जब एक नाउन आ गया। तो मैंने तो आपको बोला है कि नाउन के साथ नाउन आ गया तो हम तो सच लगाते हैं, बट कभी कभी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि नाउन के साथ सच लगाते हैं, बट कभी कभी सो भी लगाना पड़ जाता है। नाउन आ गया तो हम सच तब लगाएंगे ना जब उसके तुरंत बाद आर्टिकल आए। सच के बाद आर्टिकल, अब देख रहे हो यहाँ पे सच के बाद, सच के तुरंत बाद आर्टिकल आया है, बट यहाँ सच के बाद एक एडजेक्टिव आ गया है और फिर आर्टिकल आया है। ठीक है, जब सच के तुरंत बाद आर्टिकल आ गया, मतलब तुरंत बाद आर्टिकल आ रहा है, तो वहां पे सच लगाओ। ही इज सच अ टिमिड पर्सन, वो इतना डरपोक है ना कि ही कैन नॉट डू द वर्क, वो इस काम को नहीं कर सकता। ठीक है, तो सच के तुरंत, अगर तुरंत बाद आर्टिकल आ रहा है तो सो के तुरंत बाद आर्टिकल नहीं होता है, बट सच के तुरंत बाद आर्टिकल हो सकता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बीच में ना तुरंत बाद नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो बीच में प्रॉब्लम आपको नाउन को लेके ही है ना, नाउन को लेके ही है, तो नाउन में ही कंफ्यूजन है आपको। तो नाउन के तुरंत बाद अगर अ आ रहा है तो वहां पे, मतलब तुरंत बाद अ आ रहा है तो सच लगाना। बट यहाँ जो अ है वो एडजेक्टिव लगने के बाद आ रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ जो अ है वो एडजेक्टिव से पहले आ रहा था, एडजेक्टिव से पहले आ रहा था तो अपने सच लगाया। बट यहाँ एडजेक्टिव से पहले नहीं आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे टिमिड की विशेषता बता रही। टिमिड एडवर्ब है और एडवर्ब की विशेषता कभी कभी एडजेक्टिव बता सकता है। सच तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता तो एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, अब सेंटेंस देखना, नीचे वाला सेंटेंस देखना। नीचे वाले सेंटेंस में मैंने लिखा दिस इज सो ग्रेव अ सिन दैट इट कैन नॉट बी पार्डन्ड। एग्जाम में वैसे ये वाला आया था, ये नहीं आया था, लेकिन मैंने इसलिए ये बताया ना कि देखो ये सो के साथ हम दैट लगाते हैं, ठीक है, और टू के साथ हम ये वाला टू लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस क्या है ना, कि टू अपने आप में नेगेटिव होता है तो हम टू के साथ आगे जाके नॉट नहीं लगाएं, बट सो नेगेटिव नहीं होता है तो यहाँ पे हमने नॉट लगा के सेंटेंस को नेगेटिव दिखाया। ठीक है, टू अपने आप में नेगेटिव होता है इसलिए कैन नॉट नहीं लगा।
अब देखो सेंटेंस में ये सही है, सो तो सही है, क्योंकि यहाँ जो आर्टिकल है ना, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, एडजेक्टिव के बाद आया है, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद आया है तो सो लगाएंगे, दिस इज सो ग्रेव अ सिन, ठीक है। देखो यहाँ भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आया है तो सो लगाना, यहाँ भी एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल, पाप नाउन है, आर्टिकल आया है, सो लगाना। कहने का मतलब है कि यहाँ आर्टिकल लगना जरूरी है। आप बोलोगे कि मैम बिना आर्टिकल के नहीं लगा देंगे, देखो हर जगह मैंने जो आर्टिकल लगाया है एडजेक्टिव के बाद ही आया है, बट इस पर्सन के लिए आर्टिकल आया, इसके लिए ये आर्टिकल आया। अब एग्जाम में ना 5th वाला क्वेश्चन आया था, अब मुझे बताओ कि 5th क्वेश्चन में क्या एरर है। दिस इज टू ग्रेव, ये इतना गंभीर पाप है कि इसको माफी नहीं दी जा सकती। एरर कहाँ पे आया? आप बोलोगे कि मैम ठीक है, सो के साथ तो दैट आता है, ये टू वाले के साथ ये टू आता है, और सो की तरह ये टू भी एडवर्ब है। जैसे सो एडवर्ब होता है ना, वैसे टू भी एडवर्ब होता है, ठीक है। यहाँ तो सो और सच में मैंने कंफ्यूजन किया था, बट यहाँ पे एरर कुछ दूसरा है, और ग्रेव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी तो एडवर्ब की विशेषता बताते ही है, एडवर्ब भी एडजेक्टिव की विशेषता बताता। अब बताओ एरर कहाँ पे है? 5th वाला सेंटेंस आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत छोटा सा एरर है, लेकिन रॉन्ग करके आ गए थे बच्चे, पता नहीं सो सच में कंफ्यूज होने लगे। नहीं सच मत लगाना, सच यहाँ क्यों लगाओगे? टू तो सही है, सच यहाँ कहाँ से लग गया? सच भी एडजेक्टिव और ग्रेव भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता थोड़ी बता। सो नहीं लगाओगे, सो लगाओगे तो दैट लगता ना, बट यहाँ पे दैट थोड़ी है, छोटा सा एरर है। टू ने सो मत लगाना, यहाँ पे सो लगाओगे तो सो के साथ आगे जाके दैट लगता है ना, बट यहाँ पे 2+V1 है, तो ये टू के साथ टू, अरे बहुत छोटा सा एरर है। ये सेंटेंस में ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कुछ दूसरा ही एरर डाल दिया। अरे बार बार ये चीज पे ध्यान रखो, जब सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा बने कि एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और फिर एक नाउन आ गया, वो नाउन आ गया, तो उस नाउन को एक आर्टिकल चाहिए। दिस इज टू ग्रेव सिन नहीं होगा, दिस इज टू ग्रेव अ सिन, ठीक है। शुरू में आपने नाउन नहीं लगाया, लेकिन बाद में देख रहे हो नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा। यहाँ भी देखो नाउन के साथ आर्टिकल लगाया, यहाँ भी एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आया उसके साथ, ये आर्टिकल का एरर था। हाँ, दिस इज टू ग्रेव अ सिन, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर, आर्टिकल का एरर था, और स्टूडेंट्स अपना कंजंक्शन में खो गए थे, सच दैट सो दैट, उसी में खोए हुए थे। यहाँ सो सही, यहाँ पे सो या टू सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। एडवर्ब, एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता है, यहाँ पे आर्टिकल रहना चाहिए, आर्टिकल। दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन। तो 2-3 चीज ध्यान रखना है, जब ये थोड़ा सा अलग वाला कंस्ट्रक्शन आए ना, तो यहाँ आर्टिकल का एरर भी आ सकता है, आर्टिकल लगाना। दिमाग खर्च हो गया है। हाँ, और एक बहुत कंफ्यूजन, ये बच्चे ना बच्चे बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत बार बच्चों का क्वेश्चंस होता है, ये भी लिख लो, जो थोड़ा सा बहुत एडवांस लेवल में जाके इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं, और मतलब जब पेपर को टफ बनाना होता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी तो मैंने आपको बताया, ठीक है, सच के साथ एज लगाते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये वाला एरर कर दोगे, सच के साथ हम एज लगाते हैं ना एग्जाम्पल वगैरह देने के लिए। एक चीज एकदम दिमाग में रट लीजिए कि सच के साथ दैट तब आता है ना, ठीक है। कभी कभी हम सच के साथ बगैर एग्जाम्पल नहीं देते, तभी भी एज लगा देते हैं। अब याद रखना, सच के साथ हम दैट वर्ड का यूज तभी करेंगे जब रिजल्ट आ रहा है। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सेंटेंस पढ़ के थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सच के साथ, ऐसा पेपर तभी सेट होता है जब उनको थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाना होता है। सच के साथ, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सच के साथ तो हमेशा दैट लगता है और सच के साथ एज लगता है ना जब हम एग्जाम्पल देते हैं, बट कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सच के साथ रिजल्ट नहीं बता रहा है, तो उस केस में ना एग्जाम्पल नहीं भी बता रहा है, फिर भी आपको एज लगाना है। ओके, तो ध्यान से सेंटेंस को, बस इतना चीज दिमाग में रख लो कि सच के साथ दैट तब लगेगा जब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सॉरी, सच के साथ दैट तब लगेगा जब रिजल्ट बताया जा रहा है। अगर वाक्य पे रिजल्ट नहीं बता रहा है जा रहा है तो सच के साथ हमेशा एज ही लगाना। लिख लीजिए।
अब देखो यहां से शुरू करती हूँ आपका क्वेश्चंस। देखो आज कितना टाइम लगा। हाँ अब देखो, ही वॉज सो नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। हाँ बताओ। फिफ्थ वाले में कुछ नहीं था, बस आर्टिकल लगा देना था नाउन से पहले, मतलब तो सेम ही था। जब जब सो के बाद एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद नाउन आया, तो आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा? ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब देखो ये क्वेश्चन एडवांस लेवल वाला है, यहाँ पे हमारा बच्चा रॉन्ग करेगा। बच्चा ये सोचेगा अरे सो के साथ तो दैट आता ही है, सो के साथ तो दैट आता ही है, और यहाँ तो सो के साथ दैट लगा हुआ है। ओके, सो के साथ दैट लगा हुआ है, तो बच्चा नो एरर करके आ जाएगा। क्या यहाँ पे रिजल्ट बताया जा रहा है? यहाँ पे नहीं नहीं, सच मत लगाना। सच क्यों लगाओगे? वेल वर्स्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, एडजेक्टिव है, तो सच यहाँ तो कोई नाउन आया ही नहीं है, कोई नाउन वगैरह आया नहीं है, तो सच का तो सवाल ही नहीं। सच का तो सवाल में, बस मुझे बताओ, सच तो किसी हाल में नहीं लगेगा, सच तो किसी हाल में नहीं लगेगा। बता दो। सो के साथ दैट, सच के साथ बी दैट, इन सब के साथ मैंने सिर्फ सच वाला बताया था। सो के साथ भी दैट तब लगेगा जब वहां पे रिजल्ट बताया जा रहा है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं बताया जा रहा है तो, रिजल्ट नहीं बताया जा रहा है तो एज लगाओ। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं बताया जा रहा था। वो इतना भी इंग्लिश में अच्छा नहीं था ना, जितना हमने सोचा था। जितना हमने सोचा था वो उतना भी अच्छा नहीं था। कहाँ से रिजल्ट बताया जा रहा है? रिजल्ट तो तब होता है ना। ओके, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड, वो इतना वेल वर्स्ड नहीं था जिसका नतीजा हुआ कि वो इंग्लिश में फेल हो गया। यहाँ पे कोई रिजल्ट वगैरह नहीं बताया जा रहा है। हाँ, तो वहां पे दैट मत लगाना, एज बच्चा नो एरर करके आ जाएगा। सो के साथ दैट, हाँ यहाँ जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। देखो ये इतना भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है ना, कि जिसका रिजल्ट है कि इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। तो यहाँ तो सच के साथ विच तो लगेगा। यहाँ पे दैट दैट लगाओगे, दैट कैन नॉट, विच तो लगेगा नहीं। और वैसे भी सच के साथ तो या तो एज लगेगा या तो दैट लगेगा। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका रिजल्ट है कि कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अरे सॉरी सॉरी, विच क्यों लगा दिया? यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी रिजल्ट थोड़ी बताया जा रहा है। अरे गलती से कर दिया, यहाँ भी एज लगाना है। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है कि किसी से सॉल्व नहीं हो। एज कैन नॉट बी सॉल्व, ये भी सही है। दैट मत लगाना, यहाँ पे कोई रिजल्ट वगैरह नहीं बताया जा। जब पेपर को टफ बनाना है तो ऐसा क्वेश्चन देंगे। उसका ऑफेंस, उसकी गलती ऐसी थी जिसका रिजल्ट ये है कि उसको तो पनिशमेंट झेलना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आज मत लगाना। ओके, जिसका रिजल्ट ये है कि वो उसने ऐसी गलती की थी जिसका परिणाम ये हुआ कि उसको रिजल्ट झेलना ही पड़ेगा, तो यहाँ दैट लगाना। द क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट थे जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी आंसर नहीं कर पाया, तो यहाँ पे दैट लगाओ। दैट क्वेश्चंस इतना डिफिकल्ट था जिसका रिजल्ट हुआ कि कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया पेपर को।
देखो चीज़ें ये होती है ना, टीचर का काम मैंने बहुत जगह, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती थी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोलने के पहले दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया ना, तो एक दो टीचर जो थे वहाँ पे वो मुझे बताते थे, मुझे हंसी भी आती थी, मुझे बताते थे कि मैम बच्चों को ना वही समझाना चाहिए जो उनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बच्चों को वही समझाना चाहिए, तभी वो टीचर को बेस्ट मानते हैं। ठीक है, जो मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो क्लास में आते ही हैं ये समझने के लिए जो उसको आसानी से समझ में आ जाए, और जब आपकी बातें उनको आसानी से समझ में आ जाती है ना, तो वो आपको अपना बेस्ट टीचर मानते हैं। तो मैं उनको यही बोलती थी, ठीक है सर, मैं क्लास में तो वो मुझे अपना बेस्ट टीचर मान लेंगे, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो ना, जब वो बच्चा एग्जाम देने जाएगा, ठीक है, और वो आपको कितना कोसेगा, कितना कर्ज करेगा कि आप जब एग्जाम देने जा रहा है तो उस बच्चे को टीचर ने जो पढ़ाया उसमें से वैसा टाइप का कुछ आया ही नहीं। बस टीचर ने उसको इस गहराई में नहीं पढ़ाया कि ये सोच के कि ये बच्चा को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया जाए ना तो ये कंफ्यूज होगा और फिर बोल देगा अरे ये तो बेकार टीचर है। ठीक है, ये तो बेकार टीचर है। तो मैं उन्हें बोलती थी कि मुझे क्लास में अपना फीडबैक नहीं बनाना है कि क्लास में बच्चों ने अच्छा फीडबैक दे दिया मुझे बेस्ट टीचर मान लिया। मुझे अपना फीडबैक बनाना है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में फीडबैक बनाना है कि बच्चे वहां जाए ना, ठीक है, बच्चे वहां जाए तो बच्चे वहां कंफ्यूज ना हो, कहीं ना कहीं वो आपको दुआ दे कि नहीं मैम ने ये क्लास में पढ़ाया था। ओके, तो वही मैं बोलती हूँ, आप लोग को भी बोलती हूँ, यहाँ कभी कभी क्लोस्टर्स वगैरह मैं पहले से दे देती थी ना, बच्चे अन अकेडमी में भी चीटिंग करके बैठ जाते थे। ओके, और मेरे सामने इंप्रेशन सब आंसर करेक्ट जा रहा है, भाई आपका दिल जानता है आपने गूगल वगैरह से चीट करके बनाया है। तो अल्टीमेटली हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि एग्जाम्स में जो आता है बच्चों को पढ़ाना है, हमें क्रैक करना है। इसीलिए मैं अपने क्लास में भी बोलती हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम टीचर्स इतने स्मार्ट होते हैं ना, हम जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं ना, ठीक है, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उसमें वही क्वेश्चंस डाल देते हैं ना जो हमारे नोट्स में होता है। ठीक है, हमने अपने नोट्स को जिस तरह से पढ़ाया उसी पे बेस प्रैक्टिस सेट डाल दिया और बच्चा खुश। ये मैथ्स में भी होता है, मैथ्स के टीचर ऐसा ज्यादा करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे ना, मैथ्स पढ़ा के प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही क्वेश्चंस डालेंगे ना जो उनके नोट्स में था। ठीक है, उनके नोट्स में था और फटाफट बन गया। और जब बच्चा मॉक देने गया ना तो अरे वो वाले प्रैक्टिस सेट में तो वो टीचर के प्रैक्टिस सेट में तो मेरा पूरा बन जाता था, बट मॉक में तो मेरा स्कोर इतना कम आ रहा है, वही मैथ्स का मॉक दे रहे हैं। तो यहाँ टीचर ने थोड़ी सी चालाकी चल दी है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी और से पढ़ रहे हो, लेकिन कोई टीचर अगर यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करवा रहा है ना, ठीक है, कोई टीचर आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करवा रहा है तो उनका भी प्रैक्टिस सेट जरूर करो। ओके, उनका भी प्रैक्टिस सेट बनाना है, मतलब पढ़ो एक ही टीचर से, अपना थ्योरी 10 टीचर से नहीं, एक ही टीचर से कंप्लीट करो। बट मॉक्स कोई टीचर यूट्यूब पे, अगर अगर कोई टीचर यूट्यूब पे फिर से कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं तो फिर से क्यों जाके पढ़ोगे? जब आपके टीचर ने यहाँ पे सारा चीज समझा ही दिया तो फिर से दूसरे से क्यों पढ़ोगे? अगर करने ही है तो उनके मॉक्स बनाइए, तब टीचर का असली पता चलता है कि टीचर ने पढ़ाना ऐसा है कि सबका मॉक बने। और सबसे पहले ना स्टूडेंट को पढ़ाना ऐसा है कि उनका प्रीवियस पेपर बने। ठीक है, प्रीवियस पेपर जिस दिन आपका बनने लग गया ना, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि कभी कभी मॉक्स जो आप देने जाते हो उसका लेवल हाई भी कर देते हैं जो एग्जाम में नहीं आता है। ओके, तो देखो हिज ऑफेंस वाज सच, उसका उसका ऑफेंस ऐसा था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसको तो सामना करना ही पड़ा। क्वेश्चंस इतना डिफिकल्ट थे जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बच्चे आंसर नहीं करते। तो थोड़ा ये सब ध्यान रखो। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, हम टीचर्स बहुत स्मार्ट होते हैं और आप लोग तो इम्प्रेशनेबल हो। आप लोग इम्प्रेशनेबल का मतलब क्या होता है? आप लोग क्ले हो, गीली मिट्टी की तरह। इतने एज में आने के बाद भी ना आप लोग को कोई भी बेवकूफ बना देता है। इम्प्रेशनेबल का मतलब है आप लोग बहुत नाजुक, आसानी से प्रभावित होने वाले बच्चे हो, वल्नरेबल हो। ठीक है, आप लोग वल्नरेबल हो, संवेदनशील हो, प्रोन हो, आसानी से किसी की बातों में आ जाओ। इतना एज में आ गए हो, ग्रेजुएशन में आ गए हो, ग्रेजुएशन कर लिया, इतना स्मार्ट बनो। ठीक है, प्रीवियस पेपर बन जाए मतलब आपके टीचर आपको सही दिशा में पढ़ा रहे हैं। ये हो गया, ही वॉज सो, हाँ अब देखो और भी बता देती। ही वॉज सो हैप्पी, वो इतना हैप्पी था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो काउंसलिंग के लिए अपने कागजात ले जाना ही भूल गया। इतना खुश था जिसका नतीजा ये हुआ। डैट लगा, ही वॉज, हाँ चलो अब बताओ।
ये सही है, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश as we had expected। वो वाला as है शौर्या, जो अभी मैंने like वाला करवाया था ना, like और as, और बताया था कि as के बाद clause आता है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब आता है। वैसे as भी कंजंक्शन है, that भी कंजंक्शन है, इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब आएगा, बट as that तब लगाओगे जब रिजल्ट बता रहे, और जहां रिजल्ट नहीं बता रहा वहां सच के साथ सो के साथ as लगा दो। He was too tired, वो इतना टायर्ड था ना, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो तो सड़क भी नहीं क्रॉस कर पाया बिना हेल्प ऑफ अ पोर्टर। पोर्टर कूली को बोलते हैं जो सामान वगैरह। तो यहाँ तो थोड़ा इजी दिख रहा है, ये देखो दैट लगा है ना, और दैट के कॉम्बिनेशन में टू नहीं होता है, ये टू के साथ तो ये वाला टू आता है, बट आगे जाके तो दैट लगा हुआ है, तो यहाँ पे टू मत लगाना, सो लगाना, सो यहाँ तो सही है, और रिजल्ट भी बता ही रहा है। फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं कोई नहीं करता, आप खुद होते हो। फीडबैक बच्चों के सामने फीडबैक बनाना, फीडबैक सिलेक्शन देके बनाना है। द स्टूडेंट वॉज सो हैप्पी, बच्चा इतना खुश था, जिसका परिणाम ये हुआ कि खुशी में अपने कागजात ले जाना भूल गया। सो लगा दो, इतना ही हो गया। अब कल कंजंक्शन होगा, कल मैं आपको प्रैक्टिस शीट करवा दूँ। इस बैच में ना कंजंक्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। मेरी टीम मुझे बोलती है हर बैच में क्या होता है ना मैम, आप पढ़ाते पढ़ाते क्या करते हो ना, पहला बैच में जब टीचर पहला बैच पढ़ा देते हैं तो दूसरा बैच में थोड़ा कम टाइम लेते हैं, बट आपके साथ क्या होता है कि दूसरा बैच में और डिटेल में जाने लगते हो। बट कोशिश यही रहती है कि आपके दिमाग में बैठा दिया जाए बात को, ताकि आपको ना मतलब बार बार रिपीट करके बैठा दिया जाए कि बार बार रिविजन करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ, आपको सिर्फ इंग्लिश ही थोड़ी पढ़ना है, एक इंग्लिश पढ़ा देने से सिलेक्शन थोड़ी हो जाए, जीएस वगैरह सब है, इसमें भी इतना सिलेबस वास्ट। चलो अब बताओ, ही रैन एज फास्ट that he reached the destination in just 2 minutes। वो इतना तेज दौड़ा जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो अपने डेस्टिनेशन पे 2 मिनट में ही पहुंच गया। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे as थोड़ी होगा, that लगा है, तो so होगा ना, so fast। ये तो कुछ दूसरा ही है। The theory of relativity is so complicated। ये रिलेटिविटी का थ्योरी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसका रिजल्ट ये है कि हम इसको कुछ वाक्यों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे समुद्र मंथन का बैच चला है ना, जैसा जैसा क्लास है, कहाँ से स्टार्ट करूँ नहीं, फर्स्ट क्लास से जाओ, फर्स्ट सेकंड सब सीक्वेंस में देखिए, सब सीक्वेंस में देखिए। कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पहला क्लास से स्टार्ट करना है, सीक्वेंस में जाइए। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ एज नहीं लगेगा ना, ठीक है, यहाँ एज थोड़ी लगेगा, सो के साथ रिजल्ट बता रहा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतना मुश्किल है जिसका रिजल्ट ये है कि इसको शब्दों में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। दैट एज फास्ट एज नहीं होगा एज से कंपैरिजन करते हैं ना दो लोगों के बीच में, एज से हम दो लोगों के बीच में, अगर एज होता ना तब ऐसा होता, ही रैन एज फास्ट एज हिज ब्रदर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम एज नहीं कर सकते हैं, एज के बाद फिर दैट नहीं आएगा ना, ठीक है। एज जैसे ही रैन एज फास्ट एज ही रीच्ड, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे तो हमें दैट चाहिए, रिजल्ट बता रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये तो अपने भाई की तरह तेज दौड़ा, ठीक है, तो हम एज लगा देंगे, बट यहाँ कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, ही का कंपैरिजन उसी से थोड़ी हो रहा है, ये बता रहे ही इतना तेज दौड़ा जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 मिनट में पहुंच गया। ये भी हो गया। तो चलो टाइम हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि अभी तक तो मैम ये सब पढ़ा ही नहीं है, इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसको करने के पहले हम छोटा सा टॉपिक करें, कल तो पक्का कंजंक्शन खत्म हो जाएगा, कंजंक्शन में बहुत टाइम ले लिया मैंने, कंजंक्शन खत्म हो जाएगा और कल मैं आपको एक शीट दूंगी, ठीक है, जैसे खत्म होगा
आपको आपके पास शाम तक का टाइम है। मैं कोशिश करती हूँ ना, सैटरडे अगर मेरे को कोई काम नहीं दिख रहा है, आपका ना डाउट वाला आईडी क्रिएट हो गया है, ठीक है, डाउट वाला आईडी बन गया है। मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं इस सैटरडे नहीं लूंगी, बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक आपको मैं आईडी क्रिएट करूंगी, आप लोग अपना डाउट्स भेजोगे, ठीक है, और डाउट्स भेजोगे ना तो थोड़ा सा आपके डाउट्स को सेट करने में टाइम लगता है, ओके, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगी ना, डाउट क्लास की जगह आपका कल जो कंजंक्शन का शीट दूंगी ना, उसी को सॉल्व करवाऊंगी। फिर अगले वीक से जब हमारे पास डाउट सब अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि डाउट्स जब आता है ना तो टीचर को डाउट्स सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डाउट्स बहुत सारे मेल पे आएंगे जो मैं आईडी प्रोवाइड करूंगी, उसमें आधा से अधिक डाउट ना बेकार रहेगा। मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, मेरा एको हो रहा है, मेरे को वोकैब याद नहीं हो रहा है, मेरे को ये ड्रामा है, ठीक है, तो ये सब ड्रामा हटाना होगा। एको कर रहा है, वीडियो ये हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं पूछना है, ये HRUC लाइव है, मेरे को पता है, ठीक है। अनअकैडमी पे भी जब भी डाउट बैचेस चलता था ना तो वो किसी और कहानी बोलते थे, मेरे को वो क्या अब याद नहीं हो रहा है, ये कोई डाउट नहीं है, आपको याद करना है, और एको वगैरह इसमें पूछोगे, इसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, ओके, तो थोड़ा सा मेरे को छांटना होगा, नहीं तो एक साथ बहुत सारा डाउट्स पूछ देते। ओके, तो चलो एंड करते हैं। कल मैं आपको कंजंक्शंस खत्म करूंगी, ठीक है। आप बोलोगे मैम कंजंक्शन पढ़ा रहे हो, ये कौन सा टॉपिक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंजंक्शन में यूज होने वाला है। मेरा 3 क्लास रहता है, अब तो मैं बहुत आराम में चली गई हूँ, 3 क्लास रहता है मेरा, आपके साथ सुबह एक क्लास, आप लोगों के साथ आफ्टरनून एक क्लास, और आपके पास YT पे एक क्लास, YT पे क्लास है, ओके। तो ज़्यादा नहीं है। एक ज़माना था जब मैं सुबह 9:30 बजे से लेकर नॉन स्टॉप शाम के 6 बजे तक क्लास लेती थी। 9:30 से 11, 11 से 12:30, 12:30 से 2, 2:15 से 3 होता था ना, 3:30, 3 होता था, 3 से 4:30, 4:30 से 6, नॉन स्टॉप होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं ना, सबके लाइफ में होता है, फिर आपको भगवान ऊपर से देख रहे होते हैं, भगवान बोलते हैं अरे ये बहुत मेहनत हो रहा है, इसने 10-12 साल बहुत मेहनत कर लिया, चलो धीरे धीरे फिर इसको अब थोड़ा रेस्ट देना शुरू करो। और रेस्ट देने में मैं फिर आ गई ऑनलाइन में, ऑनलाइन क्लासेस में आते साथ रेस्ट मिल गया। पहले मुखर्जी नगर में मेरा इंस्टीट्यूट था, भीड़ में जैम में जाना होता था, ठीक है, जैम होता था, और जब मैं जैम में जाती थी ना, इतना जाम मिलता था कि मैं ना कभी कभी सोचती थी, ठीक है, उसीलिए मुझे लगता है ना कि लाइफ में हम कुछ सोचते हैं तो कभी कभी भगवान सुन भी लेते। इतना जैम वैम हो जाता था ना कि मुझे लगता था कि भगवान कुछ ऐसा करिए ना कि 5 मिनट के अंदर मैं अपने इंस्टीट्यूट पहुंच जाऊं, 5 मिनट के अंदर। काश ऐसा होता कि मैं बर्ड होती तो मैं उड़ के मुखर्जी नगर अपने घर से चली जाती, जैम में नहीं फंसती, ऐसा दिन रात मैं सोचते रहती थी। फिर भगवान ने पता नहीं कैसे सुन लिया, भगवान ने कैसे सुन लिया। अब कोविड आया, सारा सेटअप अपनी जगह पे ही मैंने कर लिया, मुखर्जी नगर से शिफ्ट हो गई, अब मैं 5 मिनट में पहुंच जाती हूँ। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लाइफ में कभी कभी अच्छा सोचना चाहिए, हो जाता है। आप सपना देखिए, ड्रीम देखिए, अभी आप तैयारी कर रहे हो ना, एकदम हर दिन ड्रीम देखिए कि मेरा CGL हो गया है, ठीक है, मेरा CGL हो गया है, उसके बाद की मेरी लाइफ कैसी होने वाली है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, मैं पहला रिजल्ट किसको खबर करूंगा, उसके बाद रिजल्ट के बाद 2 महीने में कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। पॉजिटिव सोचिएगा तो एक अंदर से एनर्जी भी मिलती है, पॉजिटिव सोचेंगे, एक अंदर से मुश्किल होता है कभी कभी, आज पॉजिटिव सोच रहे हैं, दूसरा दिन मार्क्स में कम आ गया तो लगेगा अरे सारा सपना, सारा ड्रीम शैटर्ड है। तो हाँ, फिर बीच में अनअकैडमी की भी एंट्री हुई, अनअकैडमी का भी एंट्री होने के बाद काम आसान हो गया। सही बोला, ये तो मैं भूल ही गई। पॉजिटिव सोचिए, मज़ा आता है, ड्रीम देख रहे हैं, सिलेक्शन के बाद मेरी लाइफ कैसी होने वाली है, आराम से घूमूंगा मैं जो, लेकिन अभी तो मेरे को मेहनत कर लेना है ना, एक अलग ही मज़ा है। जम के मेहनत करने के बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। चलो एंड करते हैं, क्लास है। किसी कारण से आप क्लास नहीं ले पाए हैं ना, ये अनअकैडमी वाले बच्चे मुझे जानते हैं, ये अनअकैडमी वाले बच्चे ना, मतलब 2-4 साल जो मैंने पढ़ाया, कभी कभी मेरी तबीयत खराब भी रहती है तो मेरे घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं भाई क्लास ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं क्लास नहीं लूंगी ना तो मैं बीमार हो जाऊंगी,
ठीक है, क्लास नहीं लूँगी तो एक हैबिट बन गई है, बीमार हो जाऊँगी। कई बार अनअकैडमी पे जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, हेडेक हो रहा है, बहुत ख़राब हो रही, तो मेरा फेस देख के बच्चे बोलते थे ना कि मैम आज क्लास रहने दीजिए, ठीक है, आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। लेकिन मैं खुद ही देखती थी ना कि जैसे मैं पढ़ाना शुरू करती थी, मतलब आधा घंटा हुआ, उसके बाद ना खुद ब खुद तबीयत ठीक होने लगती थी। ओके, खुद ब खुद ठीक होने लगती थी। पॉजिटिव रखना चाहिए, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा भी आप परेशान होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सोच लेना, आज रात में सोने से पहले सपने देखना, सीजीएल हो गया है,